नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। चलिए, हमारी क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज चल रही थी जिसमें हमने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 2016 में एग्जाम पेपर लिया गया है उसका सॉल्यूशन 25 क्वेश्चन तक कर लिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए, साथियों को जल्दी से जोड़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26। शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि ये शब्द है लिटरेरी वारंट, इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताइए। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें एक नाम है मेलविल डीवी, एक है ई विंधम हुल्मे, एक एस.आर. रंगनाथन, एक है ए नील मेगनन। जल्दी से आप लोग बताइए मुझे कि इसमें क्या होगा। लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ ये जो लिटरेरी वारंट शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? मेलविल डीवी, विंधम हुल्मे, एस.आर. रंगनाथन या ए नील मेघनन? जी समझ पा रहे हैं लिटरेरी वारंट को? लिटरेरी वारंट जो शब्द है वो ई विंधम हुल्मे द्वारा दिया गया था, ई.डब्ल्यू. हुल्मे द्वारा। ठीक है, साहित्यिक वारंट शब्द हम इसे बोल सकते हैं। साहित्यिक वारंट जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये यहाँ आपसे पूछा है। 1911 में ई विंधम हुल्मे द्वारा ये शब्द दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ बुक्स क्लासिफिकेशन नाम से, उसमें इस शब्द को प्रकाशित किया था पहली बार। ठीक है, साहित्यिक वारंट शब्द को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है? यानी कैटलॉग शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों को मिलाकर बना है? यहाँ ग्रीक जो दिया है ये ग्रीक लैंग्वेज लिख दिया है, तो आपको पता है, यहाँ नोटिस करना, कैटलॉग शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। किन दो शब्दों को मिलाकर कैटलॉगस शब्द बना? कैटा प्लस लोगोस। याद रखना LOGOS। ठीक है, कैटा प्लस लोगोस, इन दो शब्दों को मिलाकर कैटलॉग शब्द बना जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कैटलॉग जब दो या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ये बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा कि कैटलॉग जब दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे इनमें से क्या कहा जाता है? वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग एंड सब्जेक्ट कैटलॉग। जल्दी से आप बताइए क्या कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से। जब भी कोई ऐसा संग्रह दिया हो जहां दो या दो से अधिक पुस्तकालयों की बात करें तो किसमें आएगा? संघ सूची यानी यूनियन कैटलॉग में। संघ सूची का मतलब क्या होता है? एक संघ के रूप में काम करना, यानी कई पुस्तकालयों को मिलाकर उनके संग्रह का वर्गीकरण या फिर सूचीकरण या फिर जो भी काम किया जाता है वो संयुक्त रूप से किया जाए। ठीक है, वो सभी यूनियन कैटलॉग में किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए मैं एक बात आपको बता रही हूं, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने एक बार पढ़ी, ठीक है, और आपको वो समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा पढ़ो। ठीक है, यानी आपने इस सिलेबस को एक बार अगर कवर कर लिया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो बहुत हाई लेवल से होंगे, टिपिकल लेवल होगा,
वो आपसे हो सकता है नहीं हो पा रहे हो, तो उनको बिल्कुल हाथ मत लगाइए, यानी जो आपने पढ़ा नहीं है उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने पढ़ा है और उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही तब छोड़ो, ठीक है। यानी कोशिश करना कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। मेरा जहां तक मानना है, जितना एक्सपीरियंस मुझे है मैं उतना बता पाऊंगी, कि अगर आपने उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, जैसे मान लो मैं यहाँ आपको सॉल्व करवा रही होती हूँ, तो एक क्वेश्चन को अगर मैंने पढ़ा, वो एक बार में मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसे दोबारा पढ़ती हूँ, मुझे डायरेक्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को एक बार करना, तो मेरे ख्याल से आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वर्गीकृत सूची संहिता यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC, जिसका विकास कब हुआ? वर्ष 1934 में। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ये सभी को पता है ना, रंगनाथन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहां पूछा है कि वर्गीकृत सूची संहिता क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में मत होना, रंगनाथन नाम देखा नहीं और टिक कर दिया नहीं, ये काम मत करना। यहाँ ऑप्शंस पढ़ना। रंगनाथन का प्रथम ग्रंथ है? नहीं, रंगनाथन ने तो इससे पहले भी कई सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, ठीक है। 1933 में तो सीसी ही पब्लिश किया था उन्होंने। सीसीसी जो है वो 1934 में पब्लिश किया गया था, लेकिन वो भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है, ठीक है। यहां आपसे पूछा है कि वर्गीकृत सूची संहिता यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या है, जो भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। क्लियर हुआ? चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। रेमिफिकेशन क्या है, ये आपसे पूछा है। आप जल्दी से मुझे बताइए कि रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी, बैक जाना एक बार। ये वर्गीकृत सूची संहिता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, यानी सीसी के आपने 7 संस्करण की मैंने बोल दिया कि 7 संस्करण आप ढंग से उनके वर्ष याद करके जाना, ठीक है। एक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए, कौन सा संस्करण कब प्रकाशित किया गया, कौन से वर्ष में, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक इसके कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 6 संस्करण, ठीक है, जिनमें 6 संस्करण में उनके वर्ष आपको याद रखने हैं। पहला संस्करण 1934 में आया था, ये सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन बाकी के आगे के संस्करण कौन से वर्ष में पब्लिश हुए, ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, जिन विद्यार्थियों ने स्टडी अच्छी करी है मालूम है उनको पता होगा, लेकिन सभी के लिए मैं एक बार बता देती हूं। पहला संस्करण 1934 में, फर्स्ट एडिशन, ठीक है। बाकी के जो 5 संस्करण और बचे हैं वो कौन कौन से वर्ष में हुए, ये बताइए मुझे। वर्ष 1945 में कौन सा संस्करण आया था? सेकेंड एडिशन, किसका? सीसी का, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1951 में कौन सा एडिशन आया था? थर्ड एडिशन, ठीक है। 45 में सेकेंड, 51 में थर्ड, ठीक है। चौथा कौन से में? 1958 में, 1958 में फोर्थ संस्करण आया, फोर्थ एडिशन, वर्ष 1958, ठीक है। फिफ्थ कब आया? वर्ष 1964, 64 में फिफ्थ एडिशन आया। और लास्ट बचा सिक्स्थ, जो कब प्रकाशित किया गया? 1974 में, ठीक है, वर्ष 1974 में। तो ये सारी वर्ष आपको याद रखनी है, ये पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहना। क्लियर हुआ? अब बताइए मुझे जल्दी से, यहाँ जवाब दीजिए कि 6 संस्करण जो हैं वो सभी की वर्ष इस प्रकार से आप याद करके जाना। पूछे जा सकते हैं कि सीसीसी का 5वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, या फिर सीसीसी का 3रा संस्करण कब प्रकाशित किया गया। जिस प्रकार से आपने सीसी के याद किए हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन के याद किए हैं, उसी प्रकार से क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के भी याद करके जाना,
ठीक है, 1934, 1945, 1951, 1958, 1964 और 1974। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर हुआ? आगे देखें। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 30, रेमिफिकेशन का तात्पर्य क्या है? बताइए जल्दी। रेमिफिकेशन का तात्पर्य क्या है? रेमिफिकेशन का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। रेमिफिकेशन यानी होता है उपशाखा। ठीक है, जब भी किसी विषय या वस्तु को शाखाओं में या फिर उपशाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है तो उस विभाजन या उपविभाजन को ही रेमिफिकेशन बोला जाता है। समझ रहे? तो यहां मेरे ख्याल से अब आप आंसर दे पाएंगे कि रेमिफिकेशन का मैंने अर्थ बता दिया। अब इन ऑप्शंस में से आप मुझे आंसर दीजिए। पंक्ति से कोई संबंध नहीं है, कैनन से नहीं है, सामान्य एकल से नहीं है, विषय का विभाजन एवं उपविभाजन यानी डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? रेमिफिकेशन जो है वो विषय का विभाजन या फिर उपविभाजन माना जाता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति या फिर दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। यानी इनमें से कोई एक चिन्ह ऐसा है जिसका प्रयोग डीडीसी में भी किया जाता है और सीसी में भी किया जाता है। अब उस चिन्ह का नाम मुझे बताइए। अर्धविराम यानी सेमीकोलन, या फिर डॉट, या फिर बराबर, या फिर उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आप आंसर दे पाएंगे इसका, नो डाउट। आप इसमें कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि डॉट जो चिन्ह है वो डीडीसी में भी प्रयोग में आता है और सीसी में भी प्रयोग में आता है। समझ रहे हैं? बताइए। क्लियर हुआ ना? डीडीसी और सीसी यानी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन और कॉलन क्लासिफिकेशन, इन दोनों वर्गीकरण की पद्धति में डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को क्या कहते हैं? वर्गीकरण करने की गतिविधियों में 0 से चौथा जो चरण है इनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पूछा है। शाब्दिक धरातल, वैचारिक धरातल, अंकन धरातल, अंकन है ये, आंकिक नहीं है। अंकन। ठीक है, अब बताइए मुझे आप इनमें से क्या होगा। यानी शाब्दिक धरातल, वैचारिक, या फिर अंकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से सभी आंसर दे पाएंगे। आइडियल प्लेन यानी वैचारिक धरातल, जिसमें 0 से 4 चरणों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो इस चरण थे, ये अगर आपको ध्यान हो तो वर्गीकरण के 43 उपसूत्र दिए थे रंगनाथन के द्वारा, सभी को पता है, जिनमें आइडियल प्लेन में 0 से 4 चरणों को जोड़ा गया है। यही यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, एवरेज्ड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के यानी एवरेज्ड डीडीसी, डीडीसी का एवरेज्ड जो संस्करण पूछा है यहाँ पे, नवीनतम संस्करण को बताइए। यानी डीडीसी के कितने एवरेज्ड एडिशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम एवरेज्ड संस्करण आपको बताना है। कौन सा होगा? प्रथम, 15वां, तृतीय या चतुर्थ? अब तक डीडीसी के कितने एवरेज्ड एडिशन प्रकाशित किए जा चुके हैं? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। आप लोग मुझे आंसर देते रहिए तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, डीडीसी का 15वां संस्करण वर्ष 2012 में प्रकाशित किया था, जो नवीनतम संस्करण माना जाता है एवरेज्ड एडिशन। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए।
डीडीसी का नवीनतम संस्करण यहाँ पूछा है, तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करके आप डायरेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। 23rd एडिशन डीडीसी का पूछा है। डीडीसी का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1876 में। किसके द्वारा? मेलविल डीवी के द्वारा। अब तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, 23 पूर्ण और 15 एवरेज एडिशन, ठीक है। 23वां जो संस्करण था वो वर्ष 2011 में प्रकाशित किया गया। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, बहुत इजी हैं, जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब आगे चले। चलिए 34 क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए 35 दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD रोम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जिसका नाम क्या है ये यहाँ आपसे पूछा है, ठीक है। डीडीसी का 20वां संस्करण, उसकी प्रमुख उपलब्धि क्या है? और इसको 1993 में CD रोम जारी किया गया था, इसका 20वें संस्करण का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, उसका नाम आपसे पूछा है, ठीक है। जल्दी से बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए कि डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, ये मुझे बताइए आप लोग। 20वें संस्करण को बताइए। दे रहा है कोई जवाब? नहीं। 1989 में इसका 20वां संस्करण आया था डीडीसी का, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था जिसको वर्ष 1993 में CD रोम में जारी किया गया था। यहाँ यही कहा है कि इसका 1993 में, यानी 20वें संस्करण का 1993 में, इसका प्रकाशन हुआ था 1989 में, लेकिन 1993 में इसका CD रोम जारी किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था इसका, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है इसकी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये पता होगा शायद अगर पढ़ा है तो आपने, कि 1989 में उसका 20वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। इसी 20वें संस्करण का 1993 में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन प्रकाशित किया गया CD रोम नाम से, ठीक है। अब आपको यहाँ नाम बताना है, ऑनलाइन डीबी है या वर्चुअल डीबी है या इलेक्ट्रॉनिक डीबी है या कंप्यूटरीकृत डीबी है। जल्दी बताइए क्या होगा। वर्ष 1993 में इसका CD रोम जारी किया गया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डीवी था, ठीक है। जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डीवी, जो MS-DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर पर संचालित किया गया था, ठीक है ना। MS-DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इसका संचालन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? अच्छा, यहां देख लीजिए आप, डीडीसी से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इस पेपर में? डीडीसी से अब तक कितने क्वेश्चन पूछ लिए? थोड़ा ध्यान देते चलिएगा आप। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं ये आपको बताना है। यानी कि इस डीडीसी का प्रकाशन जब शुरू हुआ था, पहला संस्करण था, उसे कितने खंडों में प्रकाशित किया जाता था? एक खंड में ही, यानी डीडीसी का प्रकाशन एक ही खंड में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसके 16वें संस्करण से इसको 2 खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा था। फिर इसके बाद 3 खंड आए, फिर उसके बाद 4 खंड आए, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में, 21वां संस्करण पूछा है, कुल कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। 4 खंड के नाम क्या है? पहला टेबल है, दूसरा और तीसरा शेड्यूल है यानी अनुसूची, चौथा जो है वो इंडेक्स है। पहला कौन सा है? टेबल, और ये चौथा है। दूसरा और जो तीसरा है वो क्या है? शेड्यूल, ठीक है। क्लियर हुआ आपको?
चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 37, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम क्या है? अभी आपसे पूछा था 20वें संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया 21वें संस्करण का, यानी डीडीसी से बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यानी आइडिया अगर अपन लगाएं तो 2016 में जो एग्जाम पैटर्न था लेने का, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लिए गए। यहाँ डीडीसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। अगर आप डीडीसी को ढंग से पढ़ के गए हैं तो कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप राइट टिक कर पा रहे होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ जो ये पैटर्न है वो बहुत इजी है। अभी जो चल रहा है वो बहुत टफ लेवल चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम आपको बताना है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का। DB4 DOS, DB4 DOS, ये DB4 एंड्रॉइड, ये DB4 iOS या DB4 विंडो। नाम अगर आपने सुना है तो आंसर टिक कर पाएंगे सीधे ऑप्शन नंबर 4 पर। DB4 विंडो नाम से इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन प्रकाशित किया गया था। कौन से संस्करण का? डीडीसी के 21वें संस्करण का। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। 23 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। 21वां संस्करण जो इलेक्ट्रॉनिक था कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1996 में 21वां संस्करण का प्रकाशन हुआ था, वर्ष 1996। इनकी वर्ष याद रख लेना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी 20, 21, 22, 23, इनकी आप जरूर वर्ष याद रख लेना। बाकी का 16वें संस्करण कब प्रकाशित हुआ इसकी भी वर्ष पूछी जा सकती है। 15वां कब हुआ इसकी भी पूछी जा सकती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, वर्ष 1996 में 21वां संस्करण प्रकाशित किया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक था, जिसका नाम DB4 विंडोज रखा गया। ठीक है, चलिए आंसर टिक करिए। अब क्वेश्चन नंबर 38, फोनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है? फोनिक्स सूची निम्न में से किसका अंग है, ये आपको बताना है। डीडीसी का, या द्विबंधु वर्गीकरण का, या सार्वभौमिक वर्गीकरण का, या ग्रंथ सूची वर्गीकरण का। मेरे ख्याल से आप सभी आंसर दे पाएंगे। डीडीसी जो है, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रमुख पद्धति है जिसका विकास मेलविल डीवी के द्वारा वर्ष 1873 ईस्वी में किया गया, और इसका पहली बार प्रकाशन 1876 में किया गया था। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, जनरल नॉलेज है ये, जनरली आप सभी ने पढ़ा होगा, लाइब्रेरी साइंस के जितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो फोनिक्स शेड्यूल यहाँ नाम दिया है ये क्या है और किससे जुड़ा हुआ है। डीडीसी के 16वें संस्करण से डीडीसी को 2 खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा था। ठीक है, ये चीजें समझ रहे हैं, 2 खंडों में इसका प्रकाशन किया जाने लगा था, और इसी संस्करण में यानी 16वें संस्करण में ही डीडीसी में पहली बार फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया था। फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है ना, तो यह आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था? 16वें संस्करण में। 16वें संस्करण में डीडीसी में पहली बार फोनिक्स शेड्यूल को जोड़ा गया, इसलिए फोनिक्स अनुसूची किससे संबंधित है? दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी डीडीसी से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड AACR2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह संयोजन का प्रयोग किया जाता है, ये यहां आपसे पूछा है। यानी कि पूर्ण विराम, या फिर पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस, या फिर डैश 3 बार डैश, या फिर स्लैश। क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1978 में हुआ था,
और AACR1 का प्रकाशन 1967 में हुआ था। AACR1, ठीक है, और 1978 में AACR2 का प्रकाशन हुआ था। क्लियर हुआ? यहां पूछा है कि इसके मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान जब प्रत्येक क्षेत्र को पहले क्षेत्र के अलावा अगर उसकी शुरुआत करें तो नए अनुच्छेद शुरू होने से पहले इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये यहां पूछा है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे आंसर दे पाएंगे। डॉट, डैश, स्पेस, डैश, ठीक है, यानी पूर्ण विराम, स्पेस, डैश, स्पेस यहां पे यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड के मुताबिक AACR2 के मुताबिक यदि सूचना निर्धारित स्रोत के अलावा बाहर से ली जाती है, यानी जो निर्धारित स्रोत हैं उनसे ना लेकर अगर सूचना बाहर के किसी सोर्स से ली जा रही है तो उसे किस कोष्टक में बंद किया जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। किस में बंद किया जाता है? बड़े कोष्टक में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, याद रखना AACR2 के मुताबिक अगर सूचना बाहर से ली गई होती है तो उसे बड़े कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ क्या है? एक्सेशन नंबर मीन्स, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। ग्रंथ का वर्गांक या फिर प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाली यूनिक संख्या, एक ग्रंथ का अंक यानी ग्रंथ अंक या फिर ग्रंथ का वर्ग अंक। अब आप इन ऑप्शंस को ही देखकर बता पाएंगे, इसमें तो कुछ भी मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि कॉल नंबर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? कॉल नंबर को क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, संग्रहण संख्या, 3 में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां आपको दिया है कॉल नंबर, यानी कॉल नंबर नहीं होगा। एक्सेशन, परिग्रहण संख्या का अर्थ पूछा है तो परिग्रहण संख्या तो एक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यूनिक संख्या होती है। ठीक है, कॉल नंबर नहीं होगा, बुक नंबर नहीं होगा क्योंकि ये भाग है कॉल नंबर का। एक यहाँ क्लास नंबर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि ये भी इसका भाग है। अब बताइए ऑप्शन क्या बचा? प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाली यूनिक संख्या ही परिग्रहण संख्या होती है, एक्सेशन नंबर बोला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, निधानी सूची का मुख्य उपयोग है। मेन यूजेज ऑफ सेल्फ लिस्ट इज सूचीकरण, वर्गीकरण, भौतिक सत्यापन या परिचालन। निधानी सूची का मुख्य रूप से प्रयोग पुस्तकालय में किस कार्य के लिए किया जाता है, ये यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि निधानी सूची जिसे सेल्फ लिस्ट बोलते हैं हम, उसका मुख्य जो उपयोग है वो भौतिक सत्यापन यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान किया जाता है। जब भी हम भौतिक सत्यापन करते हैं, भंडार सत्यापन हम बोल सकते हैं उसे, उसमें निधानी सूची का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हमारे पास सेल्फ लिस्ट होती है तो उसके अनुसार हम स्टॉक वेरिफिकेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि निधानी सूची में जो पत्रकों का व्यवस्थापन किया जाता है वो उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में उन ग्रंथों को फलकों पर अरेंज किया जाता है। इसीलिए इस निधानी सूची को फलक सूची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस पे अरेंजमेंट जो है वो फलकों पर उसी अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर हुआ? अब बताइए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 43। परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है? यह आपसे पूछा है। एक्सेशन रजिस्टर जो है उसका मानक साइज क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है, यह आपसे पूछा है। 16x12, 16x11, 16x14, 16x13। मेरे ख्याल से सभी आंसर दे पाएंगे। पहले भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था कि इसका मानक साइज, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 16x13 होता है। और इस परिग्रहण पंजिका में कॉलम की संख्या 14 थी पहले, लेकिन वर्तमान में कॉलम की संख्या इसमें 15 मानी गई है। ठीक है,
पहले इसमें कॉलम की संख्या 14 थी, लेकिन वर्ष 2017 के नियम के अनुसार स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या यहाँ 15 कर दी गई है। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 44। पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराजों में रखे जाते, उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड फील्ड इन स्पेशली डिजाइंड ड्रॉयर्स कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? चार्जिंग ट्रे, फिलिंग उपकरण, प्रदर्शन ग्रंथालय, सूची कैबिनेट। क्योंकि वहां कैटलॉग कार्ड्स को रखा जाता है तो क्या कहा जाएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, बता दो जल्दी से क्या कहा जाएगा। पुस्तकालय सूची पत्रक को जिस दराज में रखा जाएगा, जिस ड्रॉर में रखा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? सूची कैबिनेट। ठीक है, जिसमें जो वो कार्ड्स रखे जाते हैं जो पुस्तक को आगम हेतु अलग कार्ड दिया जाता है, यानी जब पुस्तक का डिस्चार्ज करते हैं, पुस्तक को वहां जमा करके जाते हैं, उसके लिए एक अलग कार्ड होता है और निर्गम हेतु एक अलग कार्ड होता है, यानी जब पुस्तक को हम इश्यू करते हैं उस वक्त एक अलग कार्ड दिया जाता है। तो ये सारे कार्ड्स कैटलॉग कार्ड में, कैटलॉग कैबिनेट में हमें मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाएगा? यानी हम पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हमने क्रय की है, उन पुस्तकों को क्रय करने पर भुगतान जो है वो किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है, ये आपसे पूछा है। परिग्रहण, वर्गीकरण, सूचीकरण या निधानी व्यवस्थापन, यानी कौन सी प्रक्रिया के बाद हम पुस्तकालय में भुगतान करते हैं, ये बताना है आपको। बताइए। मैंने ग्रंथ चयन की एक सारी प्रक्रियाओं के बारे में जिक्र भी किया था आप सभी से, और मेरे ख्याल से अभी आप आंसर दे पाएंगे। जल्दी से आप बताइए क्या होगा, बोलिए। पुस्तकालय में पुस्तकों का जब भी अधिग्रहण यानी अर्जन, जब भी हम अर्जन करते हैं पुस्तकालय में, तो उसमें कुछ चरण दिए हुए होते हैं, यानी जिन चरणों से, जिन स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस होती है, यानी पुस्तक का हम चयन करते हैं। उसके बाद में प्रलेखों का या फिर पुस्तकों का क्रियादेश करते हैं, यानी हम उनको क्रय करने के लिए आदेश देते हैं कि हमें इन पुस्तकों की जरूरत है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो पुस्तकें अपने पुस्तकालय में आती हैं, फिर हम उनको मिलान करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बिल का प्रक्रियाकरण होता है, यानी बिल बनाने का प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। उसके बाद दावा निरसन किया जाता है, तब परिग्रहण होता है। ठीक है, यानी एक्सेशन जो प्रोसेस है वो होती है। हाँ, यहाँ तो वही पूछा है कि भुगतान किसके बाद किया जाएगा। परिग्रहण के बाद भुगतान किया जाएगा, यानी हमारा जब परिग्रहण एक्सेशन कर लेते हैं, तब हम लास्ट जो प्रोसेस होती है वो हमारी भुगतान की होती है। ठीक है, यानी पेमेंट जो है वो हम लास्ट स्टेप होता है बिल का भुगतान करना। ठीक है, पहले पुस्तक का चयन होगा, फिर पुस्तक को क्रय करने के लिए आदेश देंगे, फिर प्रलेख हमारी लाइब्रेरी में आएगी, पुस्तकें उनका मिलान करेंगे, फिर बिल का प्रक्रियाकरण करने के लिए प्रोसेस होगी, फिर दावा निरसन, उसके बाद परिग्रहण, फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो है वो पेमेंट मेथड होता है, बिल का भुगतान करना। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारा जो पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान परिग्रहण के बाद किया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं। टेक्निकल सेक्शन द्वारा 2 कार्य संपादित किए जाते हैं, उनमें से एक तो आपको क्वेश्चन में दे दिया वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, दूसरा आपसे पूछा है कि दूसरा जो है वो क्या होगा। अब बताइए मुझे कि दूसरा स्टेप क्या है इसका। एक है वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ में एक आप पढ़ते हैं सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग। वही टेक्निकल सेक्शन का दूसरा कार्य होता है, एक तो वर्गीकरण और एक सूचीकरण। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 47। उपयोक्ता यानी पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, जब भी कोई पाठक लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ने के लिए आता है
तो अगर उसे पुस्तक इश्यू करवानी है तो उसे इश्यू करते वक्त में एक अलग कार्ड दिया जाता है, और जब वो उस पुस्तक को लौटाते हैं यानी लाइब्रेरी में जमा करते हैं तो उसके लिए अलग पत्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आगम और निर्गम प्रक्रिया। ठीक है, यानी आगम हेतु, डिस्चार्जिंग हेतु अलग पत्रक होता है और निर्गम हेतु एक अलग पत्रक होता है। ठीक है, यहां आपसे पूछा है कि उसे क्या कहा जाता है, उपयोक्ता द्वारा पुस्तक लौटाने पर, यानी जब वो जमा करने आया, डिस्चार्ज करने आया, तो यहाँ क्या है, डिस्चार्जिंग, आगम। ठीक है ना, डिस्चार्ज करने आया तो उसको जो कार्ड लौटा दिया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आगम। निर्गम यानी इश्यू करना, चार्ज करना, इश्यू करना। ठीक है, और आगम यानी हमारी पुस्तकालय में वो पुस्तक आ चुकी है, जमा हो गई है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किसमें रखा जाता है। पुस्तकालय में काउंटर्स बनाए जाते हैं, जिनमें एक काउंटर होता है जिसमें पुस्तकालय के निजी जो पाठक होते हैं उनके निजी सामान को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ ये पूछा है। क्लॉक कक्ष या संपत्ति काउंटर या गेट काउंटर या स्टोर रूम। मेरे ख्याल से शब्दों को समझ के आप आंसर दे पाएंगे। निजी सामान को रखने के लिए जो प्रवेश द्वार पर जो काउंटर बनाया जाता है उसे प्रॉपर्टी काउंटर यानी संपत्ति काउंटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए ये काउंटर बनाया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सामान है और मैं मेरे नजदीकी पुस्तकालय में मैं पुस्तक पढ़ने जाना चाह रही हूँ, तो मुझे ये दिक्कत हो कि भाई मैं मेरे सामान को कहाँ रखूंगी, क्योंकि वहां तो पुस्तकालय में तो कोई सामान लेके नहीं जाने दिया जाता है, तो वहां उनकी सुविधाओं के लिए वो काउंटर बनाया जाता है जिसे संपत्ति काउंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सेल्विंग यानी निधानी नियतन या भौतिक सत्यापन या निधानी परिशोधन या भंडार स्थानांतरण। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाएंगे, किसी को इस क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी पाठक ने कोई पुस्तक पढ़ी और उसे जिस निधानी में वो रखी थी उसे उस निधानी में ना रख के दूसरी निधानी में रख दिया, तो अब उसे वापस उसी निधानी में रखने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निधानी परिशोधन यानी सेल्फ रेक्टिफिकेशन। बताइए, क्लियर हुआ? अब मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सभी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये काम पुस्तकालय कर्मचारियों का होता है। जब भी पाठक गलत निधानियों पर पुस्तकें रख जाते हैं तो पुनः उसी निधानी पर उसका अरेंजमेंट करना, उस प्रक्रिया को हम निधानी परिशोधन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। पुरानी या अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज निधानी नियतन, परिचालन, छटनी या निर्देशन। शब्द से ही आप जवाब दे पाएंगे, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपने शब्द पढ़ा, मतलब ऑप्शन में शब्द आपको दिखे, आप उनमें से तुरंत से जवाब दे पाएंगे। यानी पुरानी, जो पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में पुरानी हो चुकी हैं, या फिर अनुपयोगी यानी जिनका उपयोग ना के बराबर हुआ है, और या फिर शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई यानी जिनका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, उन पुस्तकों के प्रत्याहरण को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। पुस्तकालय में छटनी यानी वीडिंग आउट की जो प्रोसेस होती है वो इसीलिए होती है कि जिन पुस्तकों का वहां ना के बराबर उपयोग होता है तो उन पुस्तकों को पुस्तकालय में रखने का क्या महत्व है, इसलिए उन पुस्तकों को पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को वीडिंग आउट बोला जाता है, यानी छटनी की प्रक्रिया बोला जाता है। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया एग्जाम पेपर जिसके 50 क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है
और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स का एनालिसिस आपने किया, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पूरी प्लेलिस्ट जाकर एक बार देख लें। सारे एग्ज़ाम पेपर्स मैंने करवाए हैं जिसमें सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। ठीक है, तो आगे मिलेंगे फिर 51 क्वेश्चन से। अभी आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके साथीगण हैं जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, राम राम साथियों।